News 18 इंडिया। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रांची से विधायकों को ले जाने वाली उड़ान रद्द हो गई है। खराब मौसम की वजह से गठबंधन के विधायकों को वापस रांची के सर्किट हाउस में भेज दिया गया। जेएमएम के नेता चंपई सोरेन को अपने समर्थक विधायकों के साथ सर्किट हाउस लाया गया है, वो लौट आए हैं यहां पर। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीर भी यहां पर सामने आई है। दरअसल कोहरे की वजह से विमान जो है वो अपनी उड़ान नहीं भर सका। ये फैसला यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है और अपने समर्थक विधायकों के साथ वापस लौट आए हैं। आपको विधायकों को हैदराबाद भेजना पड़ा है। सरकार बनाने के लिए नेता किया जाए, इसके लिए हम गया था। सर, अब तक शपथ लेंगे, राज्यपाल से क्या बात हुई है चंपई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनाने के जल्दी पहल किया जाए। राज्यपाल ने क्या कहा है, कब और ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर हमारे सहयोगी मौजूद है। दिवाकर, अभी तो फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई है, लेकिन अगला नंबर कब आ सकता है, यानी वो वक्त अगला कब तय हो सकता है? देखिए, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, राजनीतिक हालात अनुकूल नहीं है, लेकिन मौसम भी अनुकूल नहीं है उनके, और मौसम ने भी आज साथ नहीं दिया। हैदराबाद उड़ान भरनी थी, लेकिन चार्टर प्लेन में बैठे और विजिबिलिटी लो होने की वजह से, काफ़ी विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ान नहीं भर पाए। तो अब ये सभी विधायक जो है वापस लौट आए हैं रांची सर्किट हाउस। अब इंतजार कल के मौसम का रहेगा और गवर्नर की तरफ भी इशारा रहेगा, गवर्नर की तरफ भी नजरें रहेंगी, निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या राजभवन से उनको बुलावा आता है। उनके नए मनोनीत सीएम के उम्मीदवार चंपई सोरेन क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाते हैं, शपथ ग्रहण का टाइम जो है तय हो पाता है। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। दिवाकर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड में सरकार कौन बनाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जेएमएम और कांग्रेस अपने अपने विधायकों को सेफ जोन में रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इधर झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने दावे शुरू कर दिए कि जेएमएम के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत है ही नहीं। जेल में हेमंत सोरेन, झारखंड में किसकी सरकार? जबरदस्त गहमा गहमी के बीच झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। इधर झारखंड टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जेएमएम के वरिष्ठ और फायर ब्रांड नेता चंपई सोरेन के लिए सरकार बनाना इतना आसान है जितना वो दावा कर रहे हैं? कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। केवल 30 एमएलए हैं, 18 एमएलए उनके खिलाफ हैं। और इसी राष्ट्रपति शासन लगेगा सर? मुझे नहीं पता, लेकिन शिबू सोरेन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका पत्र अभी तक गवर्नर को नहीं गया है और मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिबू सोरेन जी को बुलाकर जब तक बात नहीं करें तब तक किसी को वो बुलाए नहीं। 41 का खेला, बहुमत का बाजीगर कौन? चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन के दावे वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखे पत्र में चंपई का दावा है कि वो आसानी से झारखंड में सरकार बना लेंगे और उन्हें कई दलों का समर्थन मिला हुआ है। जरा देखिए जेएमएम क्या दावा पेश कर रहा है। जेएमएम का दावा है कि उसके पास 80 में से 47 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 43 विधायकों का साइन किया हुआ समर्थन पत्र भी है जो राज्यपाल को दिया गया है, जबकि झारखंड सरकार बनाने के लिए केवल 41 विधायकों की जरूरत है। यानी जेएमएम के दावों के मुताबिक उसके पास बहुमत से ज्यादा 6 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने पहुंचे चंपई सोरेन के साथ उनके गठबंधन दल के विधायक भी मौजूद थे और साथ ही चंपई सोरेन एक वीडियो भी साथ लेकर पहुंचे थे, जिसमें तमाम विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या चंपई सोरेन के लिए सरकार बनाना उतना आसान है? क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों ही चंपई सोरेन के इस कदम से नाराज दिख रहे हैं।
जमीन घोटाले में ईडी द्वारा हो रही जांच के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उत्साह नहीं दिखा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेताओं का सीधा हमला पिछले 4 साल से जारी है। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। एक माइनिंग लीज उन्होंने अपने नाम ही ग्रांट कर दी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप माइनिंग मंत्री हैं और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। इस पूरे मामले का किंग पिन कौन था? जो भी जेल में है, पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा कौन थे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इससे तो कुछ बताने की जरूरत है क्या? उड़ ना जाए एमएलए, पहरे में जीएमएम के विधायक। झारखंड में सियासी संकट के बीच खबर है कि झारखंड में महागठबंधन यानी जेएमएम आरजेडी कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर रही है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि कल सुबह से लेकर शाम के वक्त हम यहां पर लोकप्रिय सरकार का फिर से गठन करेंगे। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि एक हवाई जहाज विधायकों को सेफ जोन में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। इधर विधायक दल के नेता चंपई सोरेन समेत 5 एमएलए रांची में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के दावे हैं कि जेएमएम के 48-49 एमएलए हैं, लेकिन वो सिर्फ 42-43 का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। यहाँ तक बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि सीता सोरेन, रामदास सोरेन बैठक में नहीं थे। कांग्रेस के कई नेता बैठक में नहीं थे। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं है। 41 का खेला, बहुमत का बाजीगर कौन? और आपको दिखाते हैं कि झारखंड में नई सरकार कैसे बनेगी। झारखंड विधानसभा में इस वक्त जेएमएम और दूसरे दलों का संख्या बल क्या है। देखिए, 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 29 विधायक हैं, बीजेपी के 26, कांग्रेस के 17, सीपीआईएमएल के 1 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। इसके अलावा आजसू के 3, निर्दलीय 2 और एनसीपी का 1 विधायक है, जबकि 1 सीट खाली है। अब ऐसे हालात में झारखंड में सरकार जेएमएम की बनेगी या फिर किसी और की, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जेल भेजने को लेकर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन का जेल जाना जेएमएम के लिए बड़ा झटका है। अब ये भी जान लीजिए क्यों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजा गया और जमीन घोटाले के उन पर क्या आरोप हैं, जरा ये भी जान लीजिए। रांची में पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को होटवार जेल में 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेमंत सोरेन का मामला घोटाले से मिली रकम का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीनों पर परिवार और करीबियों का नियंत्रण करवाया। जांच अधिकारियों के सवालों का सीधा जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ सोरेन के संबंध हैं। अवैध खनन में जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका का सामने आना उनकी गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की वजह बना है। सोरेन के करीबी अमित अग्रवाल सोरेन के करीबियों की ब्लैक मनी को मैनेज कर रहे थे। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल झारखंड में क्या होता है। क्या जेएमएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना पाएगी या फिर कोई और खेला होगा। और बड़ी खबर सामने आई ज्ञान वापी केस को लेकर।
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुबह 4 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। शाम होते होते हिंदू पक्ष ने भी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और अदालत से अपील की कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई फैसला यहां ना लिया जाए। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला। हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार। 1 हफ्ते में पूजा की व्यवस्था करने का आदेश। 1993 से बंद था ज्ञानवापी का व्यास जी तहखाना। टूट गया तहखाने का तिलिस्म। कोर्ट के फैसले से शीशे की तरह साफ है। ज्ञानवापी की दीवारें बोल रही हैं। तहखाने बरसों से दफन राज उगल रहे हैं। तहखाने में जमा मिट्टी के एक एक कण शिव के साक्ष्य दे रहे हैं। ज्ञानवापी के नीचे का तहखाना सबूतों का खजाना बन गया है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहां कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। हिंदू पक्ष ने अदालत में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपने अपने साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ पेश सबूतों, दलीलों को कानून की कसौटी पर परखा और फिर आखिर में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदेश में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। वाराणसी जिला अदालत के आज के फैसले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह साफ निर्देश दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे सीलबंद तहखाने को खोला जाए और 7 दिनों के अंदर हिंदू पक्षकारों को उसमें पूजन करने की पूरी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर दे। ये उसी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है। इस आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है, ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू करेंगे पूजा। कोर्ट के फैसले के बाद भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहखाना में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले तहखाने का शुद्धिकरण किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ तहखाने में भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पूजा के दौरान भगवान सूर्य समेत 5 देवताओं की पूजा की जाएगी। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दान। नो आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। आप अपनी आंखों से कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वे सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाना, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राजभोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें।
हिंदू पक्ष को भगवान की नियमित पूजा के आदेश की कॉपी डीएम को भेज दी गई है। इसके साथ ही नवंबर 1993 से बंद तहखाने में पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि 400 सालों की तपस्या अभी रंग लाई है। खुशी तो बहुत है, पूर्वजों की तपस्या जो है, बहुत लड़ाई हुआ। जैसे जलाभिषेक करते थे पहले, रुद्राभिषेक होगा, पूजन होगा, गणेश पूजन से शुरुआत होगी, उसके बाद जैसे बाबा का भोग, आरती, राग सब होता है, सब होगा। व्यास जी तहखाने को खोलने के आदेश के बाद इस मसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए बैरिकेडिंग काटकर रास्ता बनाया जाएगा। वकील ने दावा किया है कि पूजा कल यानी गुरुवार से शुरू हो सकती है। 31 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नंदी जी के सामने से रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद शिव भक्त व्यास जी तहखाने में पूजा करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है। उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 31 सालों से इसकी लड़ाई लड़ता आ रहा है। 31 साल से ये तहखाना बंद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी। आगे बढ़ें और इस तहखाने से जुड़ी और जानकारी बताएं। उससे पहले आपको इस व्यास जी के तहखाने की ज्ञान वापी परिसर में इसकी लोकेशन क्या है, इसे जान लीजिए। कोर्ट में दाखिल वाद में बताया गया है कि व्यास जी तहखाना ज्ञान वापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ये नंदी है जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में है। नंदी के सामने ये जाली है और उस जाली के उस पार ज्ञान वापी परिसर में तहखाना है। ज्ञान वापी परिसर में ऊपर वजू खाना है और उसके नीचे तहखाना है। ज्ञान वापी के दक्षिण की ओर मौजूद इमारत में मौजूद इसी तहखाने को प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास तहखाना ज्ञान वापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अवैध रूप से पूजा बंद करा दी गई। वहां से पुजारियों को हटा दिया गया। एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी, लेकिन तहखाने में मौजूद चीजों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। व्यास जी के तहखाने में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था। आज के फैसले से वो अधिकार हिंदू पक्ष को फिर से मिल गया है। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पूजा का अधिकार मांगा था। 17 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया। फिर डीएम ने मुस्लिम पक्ष के तहखाने की चाबी अपने पास ले ली। 7 दिन बाद 24 जनवरी को तहखाने को डीएम की मौजूदगी में खोला गया था और आखिरकार 31 जनवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। जिला अदालत में हिंदू पक्षकारों ने दलील दी थी कि 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करते थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने 1993 में वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी और पूजन अर्चन पर रोक लगा दिया। इसके अलावा एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो बातें तहखाने के अंदर की निकलकर सामने आई हैं, जैसे सनातनी चिन्ह बरामद होना, मूर्तियां बरामद होना, उसका भी जिक्र हिंदू पक्षकार ने कोर्ट में अपनी दलीलों में की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला सुना दिया। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञान वापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई थी। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का दावा किया गया। दीवारों पर मूर्तियां मिलने की बात कही गई। तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का भी दावा किया गया। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन पूजा कराने के तरीके पर नियम बना सकता है। पूजा पद्धति काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तय करेगा। कोर्ट के आदेश को मानते हुए नंदी जी के सामने से व्यास तहखाने में जाने का रास्ता तय किया जाएगा।
मोदी सरकार का अंतरिम बजट उम्मीद के अनुरूप रहा। ना तो टैक्स घटाया गया और ना ही बढ़ाया गया। अंतरिम बजट का फोकस पीएम मोदी की 4 जातियां वाले विकास के विचार के मुताबिक रहा। मतलब महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों के लिए अंतरिम बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई। जो विस्तार करेंगे मध्यम वर्ग के लिए वो सेटिस्फाई है। नए बजट में जो है रेल आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट मोदी की गारंटी के जैसा है। सियासी छौंक से दूर 4 स्तंभों पर खड़े इस बजट की खासियतों को आपको भी जरूर जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात जो कही तो गई बजट को लेकर है, लेकिन उसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता यानी किसान, देश के विकास के इन 4 खंभों पर मोदी सरकार का पूरा बजट टिका है। ये वो वर्ग हैं जिनका देश की विकास की गाड़ी को दौड़ाने में सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन बदले में जो उसे अब तक मिलता रहा है वो असंतोषजनक रहा। मोदी सरकार इसी असंतोष के खिलाफ देश को जातियों की जगह 4 वर्गों में देश उसके विकास की समग्र स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं, जो उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 58 मिनट के भाषण में। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये 6ठा बजट है। 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. तो क्या है इस अंतरिम बजट में जिसे देश की महिला, देश का युवा, देश का गरीब या देश का किसान पूरा होने की गारंटी माने? बजट में इन चारों के लिए क्या है? क्योंकि ये वही वर्ग है जिनके साथ सालों से धोखा हुआ है। इसे केंद्र बनाकर राजनीति हुई है, सत्ता मिली, लेकिन इसे बहुत कुछ अब भी हासिल नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने इन चारों पर फोकस किया है और इसके तहत जो किया है उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। एक एक कर देखते हैं। पहला, गरीबों के लिए मोदी सरकार का दावा है कि उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए। दूसरा है महिलाओं के लिए। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। तीसरा है युवाओं के लिए। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई IIT बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। चौथा है अन्नदाता। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas
to women and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस इस नैरेटिव के सामने मोदी का सामना करने उतरी है कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जातीय जनगणना कराकर उसके मुताबिक जातियों का सरकार में हिस्सा हो। इस नैरेटिव को हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान ही निपटा दिया था, सत्ता संतुलन जातियों के बीच बैठाकर। लेकिन विकास की राजनीति में ये जाति कहीं रोड़ा न बन जाए, इसीलिए कांग्रेस की जाति की संकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। आंकड़े बता रहे हैं तो देश भी सुन रहा है। मोदी सरकार मध्य वर्ग के लिए नई आवासीय योजना लाएगी। इसके लिए अगले 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को 66% तक बढ़ाया गया है। चुनाव के बाद पूर्ण बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। आवास योजना का मोदी सरकार की लोकप्रियता में बहुत बड़ा हाथ है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस लाभार्थी वर्ग को खड़ा किया है, उसमें अपना पक्का मकान पाने वाले बहुत हैं। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में इसका भी ख्याल रखा है कि गरीब या मध्य वर्ग को सिर्फ छूट या सहूलियत नहीं, बल्कि सुविधा और संसाधन भी चाहिए। टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ानें शुरू करने की योजना है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी होकर 149 हो गई है। सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम लेकर आई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे हर महीने लगभग 300 यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। इस योजना से लोगों को सालाना लगभग 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। मोदी सरकार के बजट का जितना उम्मीद भरा होने का दावा किया जा रहा है, वहीं विपक्ष बजट से उतना ही निराश है। ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। पूर्ण बजट के पहले अंतरिम बजट में जिस परंपरा का पालन किया गया है, उसके तहत टैक्स दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को छोड़कर चुनाव के बाद यानी अब से 4 या 5 महीने बाद पूर्ण बजट आएगा और तभी क्लियर हो पाएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में और क्या क्या खास है। सरकार देश के आर्थिक मोर्चे पर क्या सोच रही है, अभी तो पिक्चर सुखदायी दिख रही है। भारत 10 साल पहले मौजूदा बाजार मूल्यों पर 1900 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज ये 3700 अरब अमेरिकी डॉलर, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित है, जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी। इस बीच ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र के तौर पर देखने का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जरूरत है और इस मेहनत का नतीजा हर सेक्टर में दिखे। चाहे वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस इस नैरेटिव के सामने मोदी का सामना करने उतरी है। चाहे वो हाउसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, और इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक सारे सेक्टर के निशान हरे हैं।